हेलो। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैव प्रक्रम को रीड कर लिया था। आज हम लोग पोषण को रीड करेंगे, है ना। एनसीईआरटी का आपने सब रीडिंग करने का सीरीज चल रहा था, इसमें आज हम लोग पोषण को रीड करेंगे। एक मिनट म्यूट करने दें। तो चलिए पोषण को स्टार्ट करते हैं, है ना। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो हम किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई भी आभासी क्रियाकलाप जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए, क्रम की स्थिति को अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यक होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि यदि हम कुछ कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण, वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। यह जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? भोजन है, जो कि हम खाते हैं। भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा मिलता है ना। भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा कैसे मिलता है वो हम लोग श्वसन में जानेंगे, है ना। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? ध्यान दीजिएगा बाबू, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्य आवश्यकताएं समान है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्य आवश्यकता समान है, जो कि सब में होता है। लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। लेकिन इसकी आपूर्ति मतलब इसका पूरा अलग अलग विधियों से होता है ना, भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बनिक डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। कुछ जीव जो है अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये पौधा का बात चल रहा है ना, पौधा का बात चल रहा है। सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। ये जीव क्या होते हैं बाबू? स्वपोषी। स्वपोषी में क्या होता है? वो जो अपना भोजन खुद बनाएगा। पोषण को दो भागों में बांटा गया बाबू, स्वयं पोषण और परपोषण। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में कोई भी जीव अपना भोजन कैसे बनाएगा? खुद बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। लेकिन परपोषण में अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, है ना। ये सब शाम को 7 बजे चलता है ना। थ्योरी शाम को 7 बजे चलता है, अभी रीडिंग क्लास। जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। अन्य जीव जो है वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को एक सरल पदार्थ में खंडित करने का अनिवार्य है। इन जटिल पदार्थ को एक सरल पदार्थों में खंडित करने का अनिवार्य है, ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ताकि ये जीव को समारक्षण और वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। कैसे होगा वृद्धि? ऊर्जा से होगा ना, ऊर्जा से बाकी नहीं होगा, ऊर्जा से होगा। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जीव किसका उपयोग करते हैं? जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, है ना। जिन्हें एंजाइम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बाबू? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसके तरह बाबू? उत्प्रेरक की तरह। किसके तरह? एंजाइम जो है हमारे शरीर में वो किसके तरह काम करता है?
उत्प्रेरक की तरह, किसके तरह? उत्प्रेरक की तरह काम करता है ना। अतः विषमपोषी उत्तरजीविताओं के लिए, अतः विषमपोषी उत्तरजीविताओं के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होता है। जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। जंतु और कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते अपने सब, है ना। देखना, स्वपोषी पोषण, पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। पहला क्या है बाबू? स्वपोषी पोषण। क्या है बाबू? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बनिक तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा होता है। अभी हम बताएं स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण में वैसा पोषण, स्वपोषण में क्या होगा बाबू? स्वपोषण में वैसा पोषण, स्वपोषण में क्या होगा बाबू? वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। आयुषी का मोसी ये लो बाहर में, जो अपना भोजन स्वयं बनाए या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाए। या कैसे बनाए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाए, है ना। उसे क्या कहेंगे बाबू? स्वपोषण। जैसे में क्या होगा? जैसे में क्या होगा बाबू? हरे पेड़ पौधा। क्या होगा? हरे पेड़ पौधा। लेकिन अमरबेल का पौधा जो है, किसका पौधा बाबू? अमरबेल का जो पौधा है, अमरबेल का पौधा वो अपवाद में आता है। अमरबेल का पौधा स्वपोषण की परपोषण, तो परपोषण। अमरबेल का पौधा क्या होगा बाबू? परपोषण। ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है ना। राम गुज्जर, हेलो सर, हेलो बाबू, क्या हाल चाल, है ना। देखिएगा बाबू, देखिएगा, यह वह प्रक्रम है, यह वह प्रक्रम है फोटोसिंथेसिस। हाँ बाबू ध्यान दीजिएगा, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। स्वपोषी जो है, जिसमें स्वपोषी जो है बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। स्वपोषण में जो है बाबू, स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है स्वपोषण में कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, खुली वायु से, और जल से क्या लेता है बाबू? जल को लेता है। फिर क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है बाबू? ग्लूकोज, C6H12O6। और क्या बनता है? ऑक्सीजन। और क्या बनता है? जल। है कि नहीं? यही बात है कि नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। सिर्फ मैं ही हूँ क्या बाबू? ऑफलाइन में क्लास चल रहा है, ऑफलाइन में और भी बच्चे हैं, ऑनलाइन में शायद आप ही हो, है ना। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। उन्हें किसके रूप में संचित कर लिया जाता है बाबू? मंड के रूप में। जो किताब खोले इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है उसको किस रूप में संचित कर लिया जाता है? मंड के रूप में। किसके रूप में बाबू? मंड के रूप में, है ना। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। यह जो है रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा
पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है, तथा जो है बाबू पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है, मतलब कि प्रयोग की कर लिया जाता है। नमस्ते सर, मैं एक थंबनेल डिजाइनर हूं। यदि आपको कभी भी यूट्यूब थंबनेल बनवाने की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं किफ़ायती और प्रोफेशनल सर्विस प्रदान करता हूं। सर एक बार मेरा थंबनेल देखिए, यदि आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयुक्त कर लिया आता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हम अपने अंदर जो ऊर्जा बनता है इसकी क्रिया हम लोग श्वसन में देखेंगे बाबू। कहाँ पे देखेंगे? श्वसन में देखेंगे, है ना। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है बाबू। हमने बताया था ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजन क्या है अपने थ्योरी क्लास में, है ना। यदि आप भी थ्योरी क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे लाइव आते हैं इसी चैनल पे, बायोलॉजी का थ्योरी क्लास चलता है, उस पर जुड़िए, है ना। आज जो कि पोषण का PYQ चलेगा, है ना। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताए हम, जो कि जल के साथ रिएक्शन किया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। किसके ऊपर? तो क्लोरोफिल पे। किसके ऊपर बाबू? क्लोरोफिल पे। बना क्या? ग्लूकोज। बना क्या? ग्लूकोज। और क्या बना बाबू? ऑक्सीजन। और क्या बना बाबू? ऑक्सीजन। और क्या बना बाबू? जल। और क्या बना बाबू? जल। ये भी रिएक्शन कई बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है और इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बाबू। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। मतलब इस प्रक्रम के द्वारा जो बाबू है नीचे दिए गए घटना होती है। क्या बाबू लाइट की कमी हो रही है क्या? नहीं तो लाइट तो पूरा बढ़िया है ना। देखिए बाबू, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में होता है ना। अगला पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, है ना बाबू। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अगला देखिए, इसके बाद देखिएगा, यह आवश्यकता नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। यह आवश्यकता नहीं है कि यह चरण जो है एक के बाद दूसरा होते रहेगा, यह कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए मरुभिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं हेमंती, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, है ना। ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप, चलिए इस फिगर को पहले हम देख लेते हैं, है ना बाबू। इस फिगर को पहले हम देख लेते हैं। इस फिगर को देखते हैं, आइए। ये क्या है बाबू? ये क्या है बाबू? पत्ती, है ना।
क्लोरोफिल यहाँ पे होता है ना, यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, है ना। ये क्या है बाबू, फ्लोएम उत्तक, जो कि पेड़ पौधा में बने भोज्य पदार्थ को संवहन करता है, पेड़ पौधा में बने भोज्य पदार्थ को संवहन करता है। एक क्या होता है बाबू, जाइलम, जो कि जड़ से जल को, जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है ना बाबू। यही ये क्या है बाबू, हरित लवक। हरित लवक कहाँ होता है, पत्तियों में। ये पत्तियों को पूर्ण रूप से दिखाया गया है, दर्शाया गया है ना बाबू। ये पत्तियों के बारे में बताया गया है। ये क्या है बाबू, उत्तरी बाह्य त्वचा, है ना, है ना। ये क्या है बाबू, वायु कोश, जो इसके बीच में खाली जगह होता है, हरित लवकों के बीच में जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, हम वायु कोश। और ये क्या है बाबू, द्वार कोशिका। ये जो हरित लवक के बगल में बाबू क्या है, ये द्वार कोशिका, कोशिका, है ना। ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा और ये ऊपरी बाह्य त्वचा, है ना। यही आपका फिगर था, है ना बाबू। आगे देखिए, यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट के सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाएं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती है, कुछ कोशिकाएं में हरे रंग की बिंदु दिखाई देती है। ये हरे बिंदु कोशिका अंग है। ये जो है हरे बिंदु कोशिका अंग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। गलत समझा रहे हो भाई, क्या गलत समझा रहे, थोड़ा बताइएगा। राम गुज्जर, क्या गलत समझा रहे, थोड़ा बताइएगा। ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काटकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, है ना, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। किसका बात कर रहा है, पत्तियों का। किसका बात कर रहा है, पत्तियों का, है ना। दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। ये हरे बिंदु कोशिका अंग होते हैं, ये हरे बिंदु कोशिका अंग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यदि आप लोग 9th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे, यदि आप लोग 9th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग कोशिका अंग के बारे में जरूरी पढ़े होंगे, है ना। कोशिका अंग के बारे में जरूरी पढ़े होंगे, है ना। इन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है ना। तो फिगर में था, आगे बढ़ते अपने सब। ये क्रियाकलाप है, देखिए। हेमंती ध्यान मत देना लाइव चैट में कमेंट को, है ना। आगल बागल जुड़ गया लाइव में, है ना। ध्यान देना बुआ, गमले में लगा एक सबलित पत्ती, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा, मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा वाला पौधा लीजिए, है ना। पौधे को 3 अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए, ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए, है ना। अगला पॉइंट है बाबू, अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब जो है पौधे को लगभग कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। आगे है, पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। अगला पॉइंट है बाबू, कुछ मिनट के लिए इसी पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए, है ना, उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इसके बाद जो है इसे अल्कोहल से भरे
बीकर में डुबा दीजिए। आगे देखिएगा, इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलना लगे, जब तक अल्कोहल उबलने लगे, है ना। आगे देखिएगा बुआ, पत्ती के रंग का क्या होगा, पत्ती का रंग का क्या होता है, तो विलियन का रंग कैसा हो जाता है, ये क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलियन में डाल दीजिए। अब इस कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलियन में डाल दीजिए, जिससे पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए और फिर पत्ती का रंग जो है, पत्ती का रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आपका निष्कर्षण निकलता है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपने सब, एक प्रैक्टिकल था, है ना। आइए किताब को रीड करते हैं अब। देखना बुआ, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है। कक्षा 9 में हमने रंध्र का चर्चा किया था, कक्षा 9 में रंध्र के बारे में बताया गया था, है रंध्र का चर्चा किया था। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है, रंध्र को हम अंग्रेजी में स्टोमक भी कहते हैं, है ना। आप लोग बड़े बड़े पत्ती देखे होंगे जो सूख गया होगा, उस पर जाली नुमा जैसे बन गया होगा, बन जाता है छिद्र, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, है ना। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो रंध्र के द्वारा होगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होना आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। लेकिन पेड़ पौधा शोषण के रूप में बाबू ऑक्सीजन ही लेता है। जैसे हम लोग शोषण के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधा भी है, शोषण के रूप में क्या लेगा, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और छोड़ती क्या है, ऑक्सीजन। ये जो गैस का लेना छोड़ना होता है वो पेड़ पौधा किस भाग के द्वारा होता है, पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, है कि नहीं। इतना समझ में आ गया तो लाइव चैट में हाँ बोलिएगा, है ना। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों के सतह से भी होता है। इन रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर देता है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर देता है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होगी, तब जो है पौधे इन छिद्रों को, मतलब रंध्र को बंद कर देता है। क्या कर देता है बाबू, बंद कर देता है कि नहीं, बंद कर देता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। मतलब रंध्र का जो छिद्र है, इधर देखना है, उसी रंध्र का जो छिद्र है वो खुलता है और बंद होता है, वो किसका कार्य है, तो यह एक द्वार कोशिका का ही कार्य है ना, जो कि द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। किसका कार्य है बाबू, द्वार कोशिका का कार्य है। रंध्र खुलना और बंद होना किसका कार्य है, द्वार कोशिका का एक भाग है ना, द्वार कोशिका एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है, तो वे बाबू फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है, तो छिद्र क्या होता है बाबू, बंद हो जाता है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखना बाबू, है ना। देखना बुआ, उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं, है ना। आयुषी, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं, है ना। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करती है। स्वपोषी जो है स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करती है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया के द्वारा करता है ना। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री का आवश्यकता होता है, अन्य कच्ची सामग्री का आवश्यकता होता है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। कहाँ से करते हैं बाबू? मिट्टी में उपस्थित जल से करते हैं, है कि नहीं। अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा नाइट्रोजन सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। एमडी अवस्थ, हेलो सर, हेलो। है कि नहीं, है कि नहीं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन एक पेड़ पौधा के लिए आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों का संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है बाबू? प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में। नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है बाबू? प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इससे अकार्बनिक नाइट्रोजन का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण क्या है ना। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रत्येक जीव जो है वो अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पे, भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास है, अचल है, या गतिशील जैसे कि हिरन है, जो बुआरे घास या पेड़ पौधा होगा भोजन के रूप में, उसको हम क्या बोलेंगे? अचल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आयुषी? अचल बोलेंगे। लेकिन जो गतिशील में है उसको गतिशील ही बोलेंगे। जैसे कि जानवरों का मांस, है ना, जैसे कि घास, या गतिशील जैसे कि हिरन है। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का मतलब ग्रहण करने का तरीका जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तथा क्या बाबू? तथा गाय और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? गाय और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीवों द्वारा भोजन संग्रह करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां होती है, और इसके उपयोग की अनेक युक्तियां है ना बाबू, युक्तियां है। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है। कुछ जीव जो है वो भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है और तब उसका अवशोषण करता है। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। आदि जो है इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, और उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने सब, है ना बाबू, अपने सब आगे बढ़ते हैं। देखना, जीव द्वारा किस भोजन का अंतरण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर के अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। जैसे कि घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव जैसे कि पौधा और जंतुओं के बिना मारे उसमें पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फिताक्रीम सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। वह ध्यान देना, ये जो अमरबेल है, ये स्वपोषण होगा कि परपोषण होगा? परपोषण। लेकिन अमरबेल क्या है? हरा पेड़ पौधा। क्या है? हरा पेड़ पौधा। ये एक लत्ती की तरह होता है जो कि अपना भोजन दूसरे पौधा पे रह के ग्रहण करता है, है ना। आगे देखिए, जीव अपना पोषण कैसे करता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, मतलब अलग है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है, मतलब कि अलग है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगलियां जैसी अस्थायी प्रवर्धन की मदद से भोजन ग्रहण करता है, और यह प्रवर्धन भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, है ना। खाद्य रिक्तिका को अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है कि नहीं? आगे देखिए, और ये कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाती है, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामेशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है तथा भोजन का एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षियाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका पूरी तरह से ढके होते हैं। जहां कोशिका बाबू पूरी तरह से ढके होते हैं। आइए ये फिगर देखते हैं। ये क्या है बाबू? अमीबा है। अमीबा का आकार निश्चित होता है। अमीबा का जो आकार है बाबू वो कैसा होता है बाबू? निश्चित होता है। विकास, हाय सर, हेलो विकास, क्या हाल चाल आपका, है ना। अमीबा का आकार निश्चित होता है, जैसे मन वैसे बना दीजिए। ये भी अमीबा है ना। ये भी अमीबा है। ये नहीं होना चाहिए, वैसे इरेज कर दे रहे हैं उसको। हाँ, है कि नहीं? ध्यान देना बाबू, इस अमीबा में केंद्र की है और यह उंगलियों की तरह निकल के ये खाद्य कण को ऐसे करके उंगली की तरह निकल के ग्रहण कर लिया, है ना। इसका आकार तो निश्चित है, जिधर मन उधर निकल सकता है, आगे पीछे जहां मन वहां जा सकता है ना। तो यहाँ पे पहले खन को देखा, अपने भोजन कण को देखा, है ना। फिर यहाँ पे भोजन को ग्रहण कर लिया, भोजन को घेर लिया, फिर यहाँ पे ग्रहण कर लिया और यहाँ पे ने अंदर डाल लिया भोजन को। कौन बाबू? अमीबा। अब चलिए मनुष्य में पोषण के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।